Okay. Now here you can notice that there is nothing कॉलम है। यहाँ पर आपको कोई भी किस्म का कॉलम नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे सारी रोज है, देयर इज नो कॉलम है। इफ वी नीड टू गेट द कॉलम नंबर 2, तो मैं कैसे निकालूंगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? वन बाय वन हर रो को रीड करना पड़ेगा, उसका इंडेक्स नंबर 2 निकाल के उसको स्टोर करना पड़ेगा। ऐसा ही है ना। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसके अंदर स्लाइसिंग भी करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे कॉलम 2 चाहिए, तो सबसे पहले आप बोलोगे कि सारी रोज को आपने क्या करना है? चलाना है। वन बाय वन सारी रोज चलेंगी, फिर कॉलम नंबर कहाँ से? भाई कॉलम नंबर मुझे चाहिए 1, मतलब 2 कॉलम, तो हमारे पास ये रोज आ जाएंगे। लेकिन here you can see that कि मैंने एक एक रो को यहाँ पर इटरेट किया है, तब जाके मुझे फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज अलग अलग। बेसिकली जब आप बात करते हो नंबर की, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलम हियर। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूं कि आप फॉर एग्जांपल दिस कॉलम इज नॉट सेपरेटेड हियर, यहाँ पर ये कॉलम सेपरेट नहीं हुआ है, लेकिन रो सेपरेटेड है, मानता हूँ, लेकिन कॉलम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिकली यू कांट से दैट कि यूजिंग नंपाई यू कैन रीड द डेटा एज अ टेबल। आप एज अ टेबल नंपाई के थ्रू रीड नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज, for example, I want to change the data type of every column. For example, हम कोई भी डेटा उठा लेते हैं, किसी भी टाइप का डेटा, जैसे कि मैंने अभी आपको डेटा दिखाया था ऑर्डर डिटेल्स का। तो आपको पता था जब ऑर्डर डिटेल्स के अंदर हमारे पास कुछ कॉलम्स थे, जिसमें एक कॉलम था हमारा यूजर आईडी और यू कैन से कस्टमर आईडी का, दूसरा कॉलम था प्रोडक्ट आईडी का, तीसरा कॉलम था ऑर्डर, मतलब जो आपका ऑर्डर आईडी है ऑर्डर आईडी का। उसके अलावा हमारे पास एक कॉलम था जो था क्वांटिटी एंड द लास्ट कॉलम वाज द प्राइस पर यूनिट। हियर यू कैन से दैट ए कस्टमर आईडी शुड बी इन अ स्ट्रिंग, राइट? ओके, ऑर्डर आईडी शुड बी इन अ स्ट्रिंग, ओके, आई कैन गेट दिस। प्रोडक्ट आईडी भी स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन क्या क्वांटिटी आपकी स्ट्रिंग में होनी चाहिए? नहीं, क्यों? क्वांटिटी आपकी इंटीजर है। तो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी? हमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि हमें उस डेटा को एज अ स्ट्रिंग रीड करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि हम जब नंपाई एरे क्रिएट कर रहे थे, इट वाज क्रिएटिंग द होल एरे एज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ऐसे था। अब अगर मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है क्वांटिटी के ऊपर, तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। अगर हम कर रहे थे तो हम बेसिकली उसको कन्वर्ट करके उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। डायरेक्टली मैं उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, राइट? अगर मैं मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है प्राइस के ऊपर, आई कांट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन ऑन प्राइसेस। क्यों? क्योंकि वो भी किसमें था? स्ट्रिंग के अंदर। जब एक चीज स्ट्रिंग के अंदर है, आप उसके ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाओगे। You need to convert it. But at this time, for example, the data has been converted into string और मेरे से गलती से उस डेटा के अंदर कोई एक स्ट्रिंग एलिमेंट और ऐड हो जाता है, तो क्या होगा? जब मैं उसको कन्वर्ट करूंगा there would be the complete disaster। क्यों? क्योंकि आप उसको कन्वर्ट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहां पर एक वैल्यू ऐसी होगी जो कभी कन्वर्ट ही नहीं हो सकती, जो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बेसिकली जब आप काम करते हो कॉलम्स के ऊपर, तो आपने एक बात और भी नोट की है कि आपने पहले अगर कभी डेटाबेस के ऊपर काम किया है, तो एवरी कॉलम हैज इट्स ओन डेटा टाइप, राइट? अगर आपने डेटाबेस से पहले काम नहीं भी किया है, तो एक्सेल पे सबने काम किया होगा। एक्सेल के अंदर भी एवरी कॉलम हैज इट्स ओन डेटा टाइप, राइट? अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, कोई फंक्शन चलाते हो, कोई फॉर्मूला लगाते हो किसके अंदर, एक्सेल के अंदर, तो वहां पर भी आपको मालूम होता है कि जो कॉलम आपका इंटीजर में है, वो कॉलम इंटीजर में, उसके ऊपर आप कोई भी फंक्शनैलिटी अप्लाई कर सकते हो जो इंटीजर के कॉलम होते हैं। जैसे कि कोई भी फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला लगा सकते हो, एवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हो, आप परसेंटेज का फॉर्मूला लगा सकते हो, इफ का फॉर्मूला लगा सकते हो, बेसिकली आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो इन एक्सेल, बट इट डिपेंड्स ऑन द कॉलम डेटा टाइप। अब यहाँ पर ये बहुत प्रॉब्लम होती है। फॉर दैट द pandas इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर एनालाइजिंग, क्लीनिंग
and manipulating the data sets. Specifically, data sets. Nothing else. I'm talking about data sets. Now, why we are learning pandas? There are some type of data structures in pandas. First of all, what is data structure? Remember one thing, when we are talking about data structure, there are so many structures, or you can say the representation of data. How you are going to represent the data. आप उस डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोज आर बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स. अब हमारे पास अलग अलग किस्म के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि एरे एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर, राइट. लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर, राइट. टपल इज अ डेटा स्ट्रक्चर. JSON और डिक्शनरी इज आल्सो अ डेटा स्ट्रक्चर. अगर आप बात करते हैं इसके अलावा, तो आपके पास क्यू डेटा स्ट्रक्चर आता है, आपके पास स्टेक डेटा स्ट्रक्चर आता है. स्टेक मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से काम करता है. स्टेक डेटा स्ट्रक्चर आता है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर आता है. उसके अलावा हमारे पास लिंक लिस्ट होती है. अब लिंक लिस्ट और एरे में क्या फर्क होता है? बेसिकली एरे क्या होता है कि जब आप एरे को मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हो, तो ऑल द एलिमेंट्स आर बेसिकली स्टोर्ड एट द कंसिस्टेंट प्लेसेस. मतलब अगर एक एलिमेंट एक प्लेस पर है, दूसरा एलिमेंट उसके बिल्कुल बराबर वाली प्लेस के ऊपर होगा. लेकिन यहाँ पर इसमें एक प्रॉब्लम ये जनरेट होती है कि जब आप एरे क्रिएट करते हो, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी मेमोरी में इतनी स्पेस है ही. जब मेमोरी में स्पेस नहीं है, तो जो आपकी एरेज होती हैं वो क्या करती हैं कि उसको स्पेस चाहिए होता है कंसिस्टेंट. तो स्पेस अवेलेबल है नहीं, तो वो बन नहीं पाती, या कोई ना कोई रॉ डेटा आपके सामने आ जाता है. जब आप बात करते हो लिंक लिस्ट की, तो लिंक लिस्ट में क्या होता है कि देयर इज नो कंसिस्टेंट प्लेसेस, राइट. और दूसरी चीज, लिंक लिस्ट के अंदर किस तरीके से काम करती है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा जो फर्स्ट हेड होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है, वो यहाँ कहीं पर भी आप स्टोर कर दो. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट आपने जहाँ स्टोर कर दिया, उसका रेफरेंस आपके पास आ गया. मतलब आपके पास एक्सेस सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? फर्स्ट एलिमेंट का. उसके अलावा हमारे पास कोई एक्सेस नहीं है किसी और चीज का. लिंक लिस्ट के अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर आप इंडेक्सेस के थ्रू काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक्सेस ही नहीं, हमें पता ही नहीं. क्यों? क्योंकि लिंक लिस्ट में क्या होता है, एवरी एलिमेंट हैज बीन स्टोर्ड एट एनी प्लेस इन द मेमोरी. उससे फायदा क्या होता है कि हमें एक साथ बंच ऑफ मेमोरी नहीं चाहिए. कभी कभार क्या होता है कि भाई बंच ऑफ मेमोरी हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं, इतनी तो हम उसको कैसे क्रिएट करेंगे, तब हमारा ये लिंक लिस्ट काम करता है. तो इस तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं पांडास की, तो पांडास हैज 3 टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. नंबर 1 इज सीरीज, नंबर 2 इज डेटा फ्रेम्स, नंबर 3 इज पैनल. सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा फ्रेम. सीरीज को छोड़ो, डेटा फ्रेम क्या होता है? A data frame is same as table. टेबल किसको कहते हो आप? जब आप बात करते हो टेबल की, तो टेबल मतलब what comes in your mind first? Rows and columns type of structure which contains rows and columns, right? And cells. मतलब जो आपका सिंगल एलिमेंट होगा वो आपका सेल होगा. जब आप बात कर रहे थे एरे के अंदर, एरे में सिंगल एलिमेंट इज द एलिमेंट ऑफ दैट रो, दैट्स इट, दैट इज नॉट अ सेल. यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? सेल होता है. अगर आप लोगों ने कभी एक्सेल पे काम किया है, तो आपने वहां पे देखा होगा कि आपके सेल के नाम होते हैं, जैसे कि A1, A2, A3, B3, B4, B6, इनफाइनाइट होते हैं, आगे चलते हैं और Z तक खत्म होता है. फिर उसके बाद AB, सॉरी AA, फिर उसके बाद AB, फिर AC. इस तरीके से इनफाइनाइट है, वो चलता रहेगा चलता रहेगा, नेवर एंड. तो बेसिकली एवरी सेल हैज अ लोकेशन ऑफ कॉलम नंबर एंड रो नेम, कॉलम नेम एंड रो नेम. उसके जरिए हम डिनोट करते हैं किसी भी एक सेल. तो डेटा फ्रेम क्या होता है? इज द सेम एज अ टेबल टाइप डेटा स्ट्रक्चर. व्हाट डज इट से? दैट जनरली 2D level size mutable tabular structure with potential heterogeneously typed columns, where you can see that
Here we can store every column with the different data type. For example, अगर हमारे पास जैसे कि उसी डेटा को हम लेते हैं जो था ऑर्डर डिटेल्स के अंदर हमारे पास अगर ऑर्डर आईडी है तो अगर वो स्ट्रिंग है तो वो सिर्फ उसी कॉलम को स्ट्रिंग करेगा। अगर आपका प्राइस इंटीजर में है तो वो उसे सिर्फ उसी कॉलम को इंटीजर में करेगा। अगर आपकी क्वांटिटी इंटीजर में तो सिर्फ वही कॉलम आपका इंटीजर में होगा। फिर हम आते हैं सीरीज के ऊपर। सीरीज आर सेम एज एरे but these are basically one dimensional columns. You can say that every column inside the data frame is basically a series. ठीक है, but this is a one dimensional, तो कॉलम भी हो सकता है और रो भी हो सकता है। ठीक है, every row is a series also, every column is a series also. अगर आप चाहते हो कि मुझे चाहिए भाई जितने पूरा कॉलम हमें चाहिए तो आप उसको एज अ सीरीज आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं हम पैनल पे। तो पैनल इज बेसिकली 3D labeled size mutable array. This is basically same, it contains series also and the table also. अभी कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। Now, how does this series has been represented here? Here you can see that series is the one-dimensional array-like structure with homogeneous data. Remember, मैंने क्या कहा था? सेम एज एरे। एरे का मतलब क्या होता है? होमोजेनियस डेटा होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे सिंगल टाइप का डेटा होगा, यहाँ पे मल्टीपल डेटा नहीं होगा, मल्टीपल टाइप का डेटा नहीं आ सकता। ठीक है, देन द फॉलोइंग, for example, the following series is a collection of integers from 10, 23 and 56. Here you can see that from 10 इस तरीके से हमारे पास एक कंप्लीट पूरी की पूरी एरे नजर आ रही होगी आपको। 10, 23, 56, 17, 52, 61, 70, 90, 26 and 70. तो बेसिकली हमारे पास एक कंप्लीट सीरीज है। दिस इज द सीरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीरीज। Then we have data frame. Here you can easily understand that why I said that this is the table type data set. Here you can see that the header row is totally different, or you can say it has been separated. यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो फर्स्ट रो होती है वो बेसिकली हेडर की रो होती है, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर हो जाया करेगा हेडर की रो। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास डेटा तो अवेलेबल होता है लेकिन हेडर्स उसके अंदर नहीं होते, या फिर हमारे पास अलग से हेडर्स आए, या फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा डेटा क्रिएट किया है यूजिंग पाइथन, उसके अंदर हेडर्स नहीं है, आपको पता है डेटा कहाँ पर है, तो आप हेडर्स फाइल को अलग रख के आप उसको आपस में कनेक्ट करवा सकते हो। ठीक है, यूजिंग कॉलम लिंक्स। वो कैसे होगा हम आगे देखेंगे कि अगर हमें कॉलम लिंक्स ऐड करवाने तो कैसे ऐड होंगे। देन फिर आते हैं हमारे पास, दिस इज द कॉलम हियर, एवरी कॉलम कंटेन्स डिफरेंट डेटा टाइप। यू कैन सी दैट। फॉर एग्जांपल हम ऊपर वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर आप एक चीज नोट कर रहे हो कि नेम का जो कॉलम है वो कौन सा डेटा टाइप है उसका, स्ट्रिंग डेटा टाइप। एज का कॉलम उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। जेंडर का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। रेटिंग का डेटा टाइप क्या है, float. So every column has its own data type. Here you can see that कि हमारे पास हर column का data type अलग है। ठीक है, फिर आते हैं हम next पर। Now panel is a three-dimensional data structure with heterogeneous data. It is hard to represent in the panel in a graphical representation, but panel can be illustrated as a container of a data frame. Remember one thing when we are talking about panel, is three-dimensional data structure. अब three-dimensional को मैं यहाँ पे तो नहीं represent करवा पाऊँगा आपको, लेकिन you can say that कि for example if we are talking about panel, that panel is basically a container which contains different data frames. यहाँ पर आपके पास एक नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो क्योंकि ये 3D है तो वो 3D आपस में 3D आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि आप लोग पहले अगर डेटा बेस अगर किसी ने पढ़ा है पहले, तो उसको थोड़ा सा इस चीज का नॉलेज होगा। स्कीमा हम किसको कहते हैं, तो बेसिकली डेटा टेबल्स को आपस में जो रिलेशन है उस रिलेशन को डिफाइन करते हैं कि हाउ डिफरेंट टेबल्स आर बेसिकली रिलेटेड टू ईच अदर, आपस में कैसे रिलेट हुए हैं। अगर आप लोग को थोड़ा सा नॉलेज हो इस चीज का कि भाई
जिसको हम कहते हैं फॉरेन की और आपकी प्राइमरी की होती है। तो प्राइमरी की क्या होती है, उस टेबल की खुद की होती है। दूसरी होती है फॉरेन की, जो होती है दूसरे टेबल की। अगर अब हम दूसरे टेबल को इस टेबल से कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, यूजिंग फॉरेन एंड प्राइमरी की, राइट। लेकिन यही सेम चीज आप पहले भी देख चुके हो अभी यहाँ पर इस कोर्स के अंदर। कब, ये जो लास्ट आपको मैंने एक टास्क दिया था, यहाँ पर आपने एक बात नोट किया, आपका कस्टमर टेबल कनेक्टेड था ऑर्डर टेबल से यूजिंग फॉरेन एंड प्राइमरी की। कैसे, जो कस्टमर आईडी थी वो क्या थी, प्राइमरी की थी। कौन से टेबल की, कस्टमर टेबल की। वही सेम प्राइमरी की जब आपने ऑर्डर वाले सीएसवी के अंदर यूज किया, अब वो क्या बन गई, फॉरेन की। क्यों, क्योंकि वो बाहर से आई। इस तरीके से वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो पैनल के अंदर आप आपस में कनेक्ट करवा सकते हैं, ठीक। वैसे पैनल का इतना हम यूज नहीं करते, लेकिन पता होना चाहिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज डेटा फ्रेम एंड हाउ इट गोes। हियर यू कैन सी दैट वी हैव different rows here and different columns here। हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं डेटा फ्रेम के। कैसे काम करते हैं डेटा फ्रेम के अंदर, here are some parameters here। number one parameter is about data। जो डेटा आप इसको प्रोवाइड करोगे, इसमें ये अपना एक टेबल क्रिएट करेगा, वो आप किस पैरामीटर में पास करोगे, डेटा पैरामीटर में। अगर आप इसको नाम से बुलाते हो, जिस तरीके से हम लिखते थे डेटा इक्वल टू प्लस, तभी ठीक है। अगर आप नहीं देते तो फिर आपको बाय रिस्पेक्टफुली जाना पड़ेगा, मतलब पहले डेटा तो पहले डेटा ही आपने इसके अंदर ऐड करना है। फिर हमारे पास है इंडेक्स। Now here in above example you can't see the index, but आपको जब काम करेंगे तो आपको इंडेक्स नजर आएगा। फिर हम बात करते हैं इसकी कॉलम्स। दिस पैरामीटर इज अबाउट द कॉलम नेम। इफ यू वांट टू प्रोवाइड द कॉलम नेम्स, तो आप इस पैरामीटर के अंदर कॉलम नेम्स प्रोवाइड कर सकते हो। फिर हमारे पास है डेटा टाइप। इफ यू वांट टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ द होल डेटा फ्रेम, तो आप तब भी कर सकते हो। फिर हमारे पास है कॉपी। इफ यू वांट टू गेट और टू क्रिएट अ न्यू कॉपी ऑफ समवन, तो फिर आप वहां पर भी प्रोवाइड कर सकते हो। अब इसको यूज कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल गो ऑन योर ओपन योर नम और यू कैन सॉरी जुपिटर नोटबुक, ताकि हम अपना पांडास यहाँ पर स्टार्ट कर सकें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल those who are using Anaconda वो ये ना करें, क्योंकि उनके पास पहले से इंस्टॉल हुआ होगा। बट दोस्त जो डायरेक्टली जुपिटर यूज कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पांडास, क्योंकि पांडास लाइब्रेरी बिल्ट इन आपके पास नहीं आती। यू नीड टू इंस्टॉल पांडास लाइब्रेरी। अब ये पांडास लाइब्रेरी इंस्टॉल करने का वही सेम तरीका है जैसे आपने नमपा इंस्टॉल की थी, ठीक है। पिप इंस्टॉल आप डायरेक्टली यहीं पर लिख सकते हो, पिप इंस्टॉल पांडास, सिंपल इज दैट। जस्ट पिप इंस्टॉल पांडास आप कर लो। अब यहाँ पर मेरे पास तो ये इंस्टॉल हुई भी होगी, तो इसलिए मेरे पास तो ये बताएगा कि ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आप लोगों के पास ये इंस्टॉल कर रहा होगा। कुलैब वाले भी छोड़ दो, कुलैब और एनाकोंडा वाले छोड़ दें, उनके पास ऑलरेडी हो। क्योंकि आप सबका इंस्टॉल हो गया है। नाउ रिमेंबर वन थिंग, आफ्टर द इंस्टॉलेशन आपने कर्नल रिस्टार्ट लाजमी करना है, ठीक है। कर्नल रिस्टार्ट इसी तरीके से होता है, कर्नल वाले टैब में जाके आप कर्नल को रिस्टार्ट कर दिया करें। जब भी कोई भी लाइब्रेरी या फिर कोई भी डिपेंडेंसी आप इंस्टॉल करते हो, तो आपको ये कर्नल रिस्टार्ट जरूर करना चाहिए। डिपेंडेंसी इज आल्सो द लाइब्रेरी, सेकंड मीनिंग ऑफ द लाइब्रेरी। बेसिकली डिपेंडेंसी का मकसद यही होता है कि आप अगर कोई चीज काम करना चाह रहे हो, तो उससे डिपेंडेंट जो भी चीजें हैं उसको आप इंस्टॉल करिए। Now after restarting the kernel, now import your pandas here as PD। PD क्या है इसका, alias pandas as PD। अगर हम PD नहीं करते तो बेसिकली आपको पूरा नाम लिखना पड़ जाएगा pandas का, तो इसलिए हम उसको PD के जरिए इंपोर्ट करवाते हैं।
once you have imported, now पीडी ही दो, दूसरा कुछ मत दो। देने को तो कुछ भी दे सकते हो, अपना खुद का नाम भी दे सकते हो, लेकिन पीडी दो। हर को कुछ और क्यों देना है? क्या कौन सा कीड़ा है? ये तो समझ में नहीं आ रहा ना। दो तो कुछ भी दे सकते हो, देने को तो आप नाम तो कुछ भी दे सकते हो, लेकिन जब वो पांडास है तो पांडास में पी स्टार होता है, डी भी आता है, तो वो पीडी हो गया। नमपाय है तो एन भी आता है, पी भी आता है, नमपाय हो गया। अभी मैं वो पीडी की जगह तुम सीडी लिख दोगे और एनसी लिख दोगे तो क्या होगा? उसका मतलब कुछ और बन जाएगा, फायदा। अब ये आ गया क्या भाई, आपने क्या करना है, सॉरी पांडास इंपोर्ट कर लिया। Now we have here you can see कि हमने पहले एक लिस्ट बनाई हुई थी जो हमारे पास क्या थी, ए के नाम से। इंपोर्ट करने के बाद जस्ट क्रिएट अ डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम को मैं नाम दे रहा हूं, अभी फिलहाल एक वेरिएबल बना रहा हूं df का, df इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम। नाउ आप चाहो तो इस तरीके से भी डेटा प्रोवाइड कर सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्टली डेटा भी यहाँ पर दे सकते हो। डेटा वाज द लिस्ट ऑफ ए। लेट्स सी कि हमारे पास ये डेटा फ्रेम इसी सेम लिस्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। Here you can see that how NumPy is representing the same data. Now you can see that how data frame is representing the same data. Here you can see that every element, or you can say everything is being stored as a table. Here you can see that the data frame has been representing our data as a table here. आपको ये data as a table यहाँ पर नजर आ रहा होगा, जिसमें इसके कॉलम नेम्स होंगे, कुछ कॉलम रोज हो, मतलब रोज नेम्स होंगे। लेकिन आपने एक बात नोट की, यहाँ पे हमने कोई कॉलम नेम प्रोवाइड नहीं किया, तो इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली कॉलम नेम्स एज इंडेक्स इसने बना दिए। लेकिन अगर आप चाहो तो इसके अंदर कॉलम नेम्स भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैंने आपको एक पैरामीटर बताया था, उस पैरामीटर का नाम क्या था, कॉलम्स। तो आप कॉलम्स के अंदर यहां पर इसको कॉलम नेम भी प्रोवाइड कर सकते हो। कॉलम्स इक्वल्स टू लिस्ट के अंदर हमने इसको प्रोवाइड कर दिया, जैसे कि ए कॉमा बी, वैल्यू कितनी है, सी एंड डी। क्या हुआ, मैंने कितनी दी, 4 दी, सॉरी, एंड डी। Now here you can see that कि हमारे पास कॉलम नेम्स भी चेंज हो गए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो इसके रो के नेम्स भी चेंज कर सकते हो, लेकिन उसको हम रो नेम्स नहीं कहते, उसको हम कहते हैं इंडेक्स। Here you can see that we have a column of index, और इस इंडेक्स कॉलम का कोई भी नाम नहीं है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि ये सेपरेट है। जिस तरीके से आपने देखा होगा एक्सेल के अंदर भी आपके पास इंडेक्सेस नजर आ रहे होते हैं एवरी रो के, लेकिन वो आपका एज अ कॉलम यूज नहीं होता। तो लेकिन इसी तरीके से आपका यहाँ पर भी पांडास के जरिए आप अपने पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो एज टेबल, ठीक है। चलो अब इसका थोड़ा सा रो के नाम भी चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए आपने यूज करना है इंडेक्स इक्वल्स टू, जैसा कि मैंने इसको कहा, फर्स्ट एंड सेकंड। Now what happened here, all those indexes are basically now changed as the given indexes। जो हमने यहाँ पे इसको प्रोवाइड किया है वो क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपका इंडेक्स भी क्या बन गया, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आप ये प्रोवाइड नहीं करते हो तो वो ऑटोमेटिकली इसको इंडेक्स के जरिए उठाता है, और इंडेक्स के जरिए कैसे उठाता है, यूजिंग
0 to 9 जो भी आपका होगा काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे, सॉरी जितनी भी रोज होंगी वो ऑटोमेटिकली उससे डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, नाउ यू कैन प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ डेटा इन डेटा फ्रेम। मतलब आपने अभी देखा हमने लिस्ट के सारे डेटा फ्रेम बनाए, आप चाहो तो डिक्शनरी के जरिए भी डेटा फ्रेम बना सकते हो, आप चाहो तो इसको इसके अंदर CSV फाइल भी इंपोर्ट करवा सकते हो, आप चाहो तो इसके अंदर HTML के टेबल्स भी स्टोर करवा सकते हो, अगर आप चाहो तो इसके अंदर जेसन की फाइल भी ऐड करवा सकते हो, आप चाहो तो इसके अंदर एक्सेल की फाइल भी ऐड करवा सकते हो, आप चाहो तो इसके अंदर PDF की फाइल भी ऐड करवा सकते हो। Basically, data frame can be converting every single type of data. आप किसी भी टाइप का डेटा इसके अंदर कन्वर्ट करवा सकते हो। It will store the complete data. It will handle all those problems जो आ सकती हैं at the time of reading those data. For example, HTML से अगर आप कोई डेटा फैच करते हो, you know that कि आपके पास जो HTML का टेबल मिलता है, जब आप HTML का टेबल क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आप टैग यूज करते हैं जिसमें होता है टीडी टैग, राइट, टीआर टैग, राइट। अभी टीडी और टीआर क्या करता है? टीडी का मतलब होता है टेबल, टीआर का मतलब होता है टेबल रो। ठीक है, इस तरीके से वो क्या करेगा, ऑल दीज इंफॉर्मेशन उसके पास पहले से ही, वो क्या करेगा, सारी चीजों को खुद हैंडल करेगा, खुद ही फैच करेगा, खुद ही उसको रिप्रेजेंट करेगा और अपने पास स्टोर कर देगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि पांडास इज मोर, or you can say the most important dependency at the time of data science। even अगर आप डेटा साइंटिस्ट नहीं भी हो, आप एक्सेल भूल जाओगे जब आप पांडास पे काम करोगे। आपको एक्सेल इतनी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं करता जितना आपको यहाँ पर ये पांडास प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, now here are all the information about every single parameter here। data क्या है? data takes various forms like ND array, series, map, list, dictionary, constants and also another data frame। मतलब आप एक ही डेटा किसी दूसरे डेटा फ्रेम से भी एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्या इंडेक्स पैरामीटर क्या लेता है? फॉर द रो लेबल्स द इंडेक्स टू बी यूज्ड फॉर द रिजल्टिंग फ्रेम इज ऑप्शनल। डिफॉल्ट क्या है इसकी वैल्यू? np डॉट रेंज टिल n, मतलब 0 से लेकर n तक की रेंज ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट ही यूज करता है इंडेक्स के अंदर, लेकिन अगर आप देना चाहो तो उसके अंदर इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉलम भी ऐसे ही काम करता है। फिर हमारे पास डी टाइप। नाउ डी टाइप इज ऑफ ईच कॉलम। फॉर एग्जांपल हमारे पास कितने कॉलम्स हैं? 5 कॉलम्स है। लेट्स सी, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हम करके चेक करते हैं कि क्या होता है अगर हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे कि हमने कहा इसको डी टाइप, डी टाइप आपने इसको प्रोवाइड कर दिया str। लेट्स सी क्या होता है। थिंग हैपेंस। क्यों नहीं हुआ ये एवरीथिंग? अब यहाँ पर आपने एक चीज देखी कि इसने इसको क्या किया। अब मैं इसके अंदर एक और पैरामीटर यूज करता हूँ जिसका नाम है डॉट इन्फो। डॉट इन्फो विल टेल एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन हेयर कि आपके पास कौन कौन से कॉलम्स हैं, कौन सी रोज हैं, क्या वैल्यूज हैं, किस रो की कौन सी। हेयर यू कैन सी दैट कि कॉलम्स हमारे पास चेंज हो चुके हैं, हर डेटा हमारे पास अलग है। अगर आप चाहते हो डेटा टाइप निकालना तो आप क्या करोगे, डॉट ओके, चलो इसको छोड़ो। टाइप्स का मसला नहीं, मुझे इन्फो निकालनी, इन्फो क्यों नहीं आता। चलो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं।
हम्म, चार हो गए, डबल मास्टर साइज 2, ठीक है। नाउ एवरी डेटा हैज बीन चेंज, यहाँ पर आपके पास सबका टाइप चेंज हो चुका है। इन्फो के अंदर ये आपको बताना चाहिए इसको कि कौन सा डेटा टाइप कौन सा। एक ब्रैकेट लगाने की जरूरत होती नहीं है, चलो आ गया, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पर आपने देखा इन सबका डेटा टाइप क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अगर मैं ये डेटा टाइप यहाँ से हटा देता हूँ, लेट्स सी कि क्या आता है हमारे पास। नाउ सबका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। आप हर कॉलम का डेटा टाइप यहाँ पर चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो। एवरी सिंगल कॉलम कैन बी चेंज विद द सेम चेंज डेटा। ठीक है, आप किसी भी कॉलम को किसी भी डेटा टाइप से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कभी कभार हमें क्या होता है, हमारे पास टाइम भी मेंशन होता है, डेट एंड टाइम की आप बात कर लो। कभी जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपकी फाइल का डेट एंड टाइम होना चाहिए, लेकिन मैंने शायद नहीं प्रोवाइड किया था। तो अगर मैं आपको देता हूँ, आप क्या करोगे, पांडास के जरिए इसको रीड करोगे। जब आप पांडास के जरिए रीड करवाओगे तो आपके पास एक और डेटा टाइप होता है जिसको हम कहते हैं डेट टाइम। ये भी एक डेटा टाइप है। दिस डेट टाइम डेटा टाइप इज यूज्ड फॉर द डेट फ्रेम्स और यू कैन से टाइम स्टैम्प्स। जो टाइम स्टैम्प्स होते हैं बेसिकली, दो स्टैम्प्स आर बेसिकली तो जो आपके डेट और टाइम को स्टोर करते हैं। बट अब आप एक सवाल कर सकते हो कि अगर हमेशा डेट और टाइम को अलग डेटा टाइप के हिसाब से स्टोर करना चाहिए, लेकिन क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम उसको स्ट्रिंग में स्टोर नहीं कर सकते। अगर मुझे उसमें से डेट और टाइम अलग करना होगा तो मैं कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म कर लूंगा, जैसे कि स्प्लिट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल स्लैश लगा हुआ है आपके पास, तो स्लैश से स्प्लिट कर दिया तो आपके पास सारा डेटा अलग आ जाएगा। लेकिन आपको उसको अलग डेटा टाइप पे स्टोर करने की जरूरत क्या पड़ती है, तो हमारे पास उसमें कुछ और फंक्शन आ जाते हैं, जैसे कि डेट। वो बता देगा कि इस डेट एंड टाइम के अंदर डेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो ईयर, तो वो ईयर को सेपरेट कर देगा। अगर आप चाहते हो मंथ, तो वो मंथ को सेपरेट कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे कंप्लीट मंथ बताओ कि कौन सा मंथ है, जनवरी, फेब वगैरह जो भी है, वो आप पूरा बताना चाहते हो तो वो ऑटोमेटिकली उसको खुद ही कन्वर्ट कर देगा। अदरवाइज ये सारे ऑपरेशन आपको खुद परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो इसीलिए हम उसको अलग डेटा टाइप में स्टोर करवाते हैं। नाउ a pandas data frame can be created using various input like list, dictionary, series, numpy, anti-arrays, and another data frame, as you already know that. Here you can see these are some examples of how we are creating data frames. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल तो मैंने आपको करके दिखा दिया, जिसमें क्या था, हमारे पास एक लिस्ट थी, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया। नाउ योर टास्क इज टू क्रिएट अ डिक्शनरी, और उसी डिक्शनरी को आप पांडास में कन्वर्ट करके देखो। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, पहले डिक्शनरी बनाओ, उसी को आप डेटा फ्रेम को प्रोवाइड कर दो एज ए डेटा, वो उसको ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा। नाउ लेट्स सी। अच्छा, एक चीज आपने क्या करनी है कि कोशिश करें कि आप एक काम करो, 5 स्टूडेंट्स का डेटा क्रिएट करें, जिसमें उसका नाम हो, उसकी क्लास का नाम हो, उसके मार्क्स हो और उसका ग्रेड हो। सबका डेटा टाइप अलग होना चाहिए। जैसे कि नेम स्ट्रिंग होगा, राइट, फादर नेम स्ट्रिंग होगा, मार्क्स इंटीजर होगा, और आपका जो ग्रेड होता है वो भी स्ट्रिंग होगा। इस तरीके से कम 5 स्टूडेंट डेटा बनाओ डिक्शनरी के अंदर, फिर वही डिक्शनरी आप इसको प्रोवाइड करो, फिर देखो क्या होता है। लेकिन लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बनाइएगा। मैं दोबारा यहाँ पे एक दफा दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी 1, डिक्शनरी 2, or you can say student 1, student 2, student 3, student 4 and student 5.
इस तरीके से डेटा बनाए 5 स्टूडेंट्स का, फिर उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके देखेंगे। कोशिश कीजिएगा हर कॉलम का डेटा अलग होना चाहिए। कितना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। अच्छा यहाँ देखें, हम यहाँ पर एक tf2 बनाते हैं, ठीक है। tf2 इक्वल्स टू हमने क्या किया, pd डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ इस स्टूडेंट डेटा को प्रोवाइड कर दिया। लेट्स सी क्या होता है जब मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया। लेट्स से tf2 हमारे पास क्या प्रिंट होता है। tf2, तो आप यहाँ पर एक चीज नोट करें, सी हियर, here you can see that के all those column names are basically automatically taken from the dictionaries you have made। जो आपने डिक्शनरी यहाँ पे बनाई है उसमें से इसने ऑटोमेटिकली वो सारे कॉलम नेम्स उठा लिए। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसकी जगह पर एक काम करता, मल्टी डायमेंशनल डिक्शनरी बनाता, और every student has a key or you can say the student ID, जैसे कि SD_001, सबके पास अलग अलग स्टूडेंट आईडी है। तो देखो क्या होगा, वन 2 3 4 and 5। Now here you can see that कि जब हमने इसको अलग अलग मल्टी डायमेंशनल डिक्शनरी के हिसाब से बनाया तो इसने ऑटोमेटिकली उस चीज को एनालाइज किया, और अब जो इसने डेटा फ्रेम आपके सामने बनाया इसने क्या किया, those keys are now basically converted as the columns and the जो इनर आपके पास नजर आ रही है वो सब किसमें चली गई, रोज के अंदर। अब हुआ क्या कि हमारे पास एक कंप्लीट कॉलम ऑफ एवरी सिंगल स्टूडेंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे स्टूडेंट आईडी 1 निकालनी है तो उसमें उसका नाम भी पड़ा हुआ, उसका फादर नेम भी पड़ा हुआ, उसका फाइनल मार्क्स भी पड़े हुए, उसके ग्रेड्स भी पड़े हुए। इसी तरीके से इसने ऑटोमेटिकली इसको एनालाइज किया और ऑटोमेटिकली आपका ये डेटा खुद ब खुद एक किसी शेप में किसी स्ट्रक्चर में बन गया। हुआ क्या कि हमने मल्टी डायमेंशनल डिक्शनरी दी है तो उसको उस हिसाब से उसको गेट कर दिया। अच्छा हम पहले फिलहाल मैं इसको वापस प्रीवियस में कर देता हूँ ताकि हमें वैसे तो डेटा टाइप चेक करना था। नाउ लेट्स सी कि df2.info के हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास इन्फो में क्या आ रहा है कि जो हमारा नेम है वो ऑब्जेक्ट है, फादर नेम है वो भी ऑब्जेक्ट है, फाइनल मार्क्स जो है वो हमारे इंटीजर में है तो इसमें ऑटोमेटिकली वहाँ पे दिखा रहा है कि भाई वो इंटीजर है। उसके अलावा फिर हमारे पास है ग्रेड, वो भी क्या है, ग्रेड क्या है, वो भी ऑब्जेक्ट है और यू कैन से स्ट्रिंग है। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो इस फाइनल मार्क्स की डेटा टाइप चेंज करना है, मुझे इंटीजर की जगह इस पे क्या लिखना है, फ्लोट लगाना, तो मैं क्या करूंगा, यू नीड टू यूज अ फंक्शन। उस फंक्शन का नाम क्या होता है, df2.asType। जब आप एस टाइप यूज करते हो तो हमारे पास यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो ये जब df2 यूज किया मैंने तो इसका मतलब होता है कंप्लीट डेटा फ्रेम के ऊपर आप बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं सिर्फ और सिर्फ किस कॉलम की बात कर रहा हूँ, फाइनल मार्क्स की, तो मैंने इसको कहा फाइनल मार्क्स एस टाइप। कौन सा टाइप चाहिए मुझे, फ्लोट। नाउ हियर यू कैन सी इसने मुझे प्रोवाइड कर दिया, लेकिन आपका जो एक्चुअल डेटा है df2.info वो अभी भी चेंज नहीं हुआ, राइट। क्यों, क्योंकि जब आप एस टाइप
यूज करते हो ये एक्चुअल डेटा को चेंज नहीं करता। रिमेंबर मैंने पहले भी आपको समझाया था, जब आप डेटा साइंस पे काम करते हो, डेटा साइंस से डेटा के ऊपर कोई भी मैनिपुलेशन परफॉर्म करते हो, यू विल नेवर परफॉर्म ऑन दी ओरिजिनल डेटा। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल डेटा आपका क्या होता है, रॉ डेटा होता है, और यू कैन से द ओरिजिनल डेटा के ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो उसको चेंज करना तो दैट कल्चर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपने क्या करना है, वही df2 को वापस प्रोवाइड कर दो, df2 फाइनल मार्क्स, तो ऑटोमेटिकली वहां पे चला जाएगा, या फिर ऐसे कर दो। नाउ हियर यू कैन सी दैट कि हमारे ओरिजिनल डेटा में से भी डेटा चेंज हो। ठीक है, समझ आ गया? समझ आ गई? अब हम आते हैं दोबारा हमारे df1 के ऊपर। लेट्स सी df1 का हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या आ रही थी कि सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर कोई चीज, मैं क्या करना चाहता हूं कि मुझे जो ये b वाला है इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, और इससे b फ्लोट में करना है, b और c को फ्लोट में करना है, बाकी सबको इंटीजर में रखना है। तो कैसे करेंगे हम? हमने कहा df डॉट एज टाइप, सिंपल एज टाइप। आपने क्या करना है, यहाँ पर उसे प्रोवाइड करना है, जैसे कि a की वैल्यू क्या है, a को आपने कर दिया इंटीजर, कॉमा b क्या है, इसको करना है मुझे फ्लोट में, तो मैंने इसको कह दिया भाई ये क्या है, फ्लोट है। फिर उसके बाद c क्या है, c को भी मुझे क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो मैंने इसको कर दिया इंटीजर में। उसके बाद d को मुझे कन्वर्ट करना है फ्लोट में, तो मैंने इसको कहा भाई फ्लोट में कन्वर्ट कर दो। नाउ एवरीथिंग इज बी कन्वर्टेड। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी क्या, कि ये भी आपके ओरिजिनल डेटा को चेंज नहीं करेगा, तो पहले आपको इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा वापस, जैसे कि df equals to df as type। नाउ इंफॉर्मेशन में आपने देखा कि हमारे पास हमने a की डेटा टाइप इंटीजर रखी, b की डेटा टाइप फ्लोट की, c की डेटा टाइप इंटीजर रखी, d की डेटा टाइप फ्लोट की, लेकिन e की डेटा टाइप दी ही नहीं। तो जो उसकी एक्चुअल डेटा टाइप हो वो वही रहेगी। तो जिसको आप जो भी चेंज करना चाहो आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर हमारे पास जो, जैसे कि a की वैल्यू हम इंटीजर की जगह स्ट्रिंग कर देते हैं। चलो str, लेट्स सी क्या होता है। नाउ हियर यू कैन सी कि आपका जो a है वो ऑटोमेटिकली अब ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी डेटा टाइप किसी की भी चेंज कर सकते हो। एवरी कॉलम कंटेन्स इट्स ओन डेटा टाइप, आप यहाँ पर डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज कर सकते हो, और वो यूज भी करोगे क्योंकि जाहिर सी बात है हर कॉलम का डेटा टाइप अलग होता है जब आप बात करते हो टेबल। इज दैट क्लियर? इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। Any question? अरे पूरी फाइल मिल जाएगी तुम्हें, तस्वीर खुलेगी। अभी मैं अपलोड कर दूंगा इसके अंदर। इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अच्छा एक और तरीका, नहीं देखो मैंने क्या बताया था कि एवरी कॉलम कंटेन्स सेम डेटा टाइप। वरना देखो एक प्रॉब्लम होती है करने को, अगर आप नहीं कर इसमें नहीं कर सकते, लंबाई में तो कर ही सकते हो ना, कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होता है, प्रॉब्लम एक ये होती है कि हमारे पास तभी तो हमने लिस्ट से डेटा फ्रेम या फिर एरे के ऊपर जंप किया, क्योंकि मैंने उस टाइम पे ही बताया था कि हम अगर लिस्ट यूज नहीं कर रहे, एरे की तरफ जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि एरे के अंदर सिंगल डेटा टाइप स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब वो सिंगल डेटा टाइप स्टोर किया जाता है, इसलिए जब मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, अगर बीच में कोई ऐसा डेटा टाइप आ गया जिसमें वो ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं हो सकता, राइट, दैट मींस इट इज अ कंप्लीट डिजास्टर। लेकिन जब फॉर एग्जांपल आपकी एक स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट आपकी 2-2 दिन चल रही है, एक हफ्ते से चल रही है, लास्ट में तुमने ये काम किया, छठे दिन आगे वो बंद हो गई, अब फिर उसमें जो मसला था तुमने उसको हल किया, फिर ये दोबारा 7 दिन चली।
तो कहने का मकसद ये हुआ कि आपके डेटा के अंदर कोई भी फ्लो नहीं होना चाहिए ताकि हमारा स्क्रिप्ट या फिर हमारा प्रोग्राम कभी क्रैश ना हो, क्योंकि एज अ डेटा साइंटिस्ट आपके पास डेटा मिलियंस में होता है और मिलियंस में डेटा को एनालाइज करना या मिलियंस में डेटा को मैनिपुलेट करने में टाइम लगता है। हाँ, अब इसको हम कर सकते हैं, इसको हम और चेंज कर सकते हैं। हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसको कहेंगे कि भाई आप उसको इंटीजर करो, लेकिन जो जगह जिस जगह ये प्रॉब्लम आती है उसको नल वैल्यू काउंट करो। अब वो नल वैल्यू काउंट हो जाएगी तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं, वो भी करते हैं, टपल से भी कन्वर्ट कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, किसी भी टाइप के डेटा स्ट्रक्चर से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। टपल में कन्वर्ट करना है, अलग अलग बनाना है एक एक एलिमेंट को, तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो क्यों करोगे, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन टपल आप ऐसे नहीं बनाते ना। टपल में क्या होता है कि आपके पास एक एलिमेंट होता है, मल्टीपल एलिमेंट होता है, उसको ऑटोमेटिकली एनालाइज कर देगा, खुद ही उसको एनालाइज करेगा ये। इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, एक सवाल आपका था कि सर अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आती है, जैसे कि हम इसी मार्क्स की तरफ जाते हैं, ये ना मार्क्स को हमने प्लॉट किया था, फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से दोबारा रन करता हूँ ताकि हमारे पास इन्फो में ऑब्जेक्ट क्या, इसका क्या आ गया, इंटीजर आ गया। अब इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 80 की जगह जो तुमने कहा कि क्या लिखूं, नॉट अवेलेबल या नो या फेल लिख देता हूँ, चलो ठीक है, ये हो गया स्ट्रिंग। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये आ गया, लेट्स सी कि हमारे पास जो डेटा आया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनल मार्क्स का क्या हुआ, ऑटोमेटिकली उसका डेटा टाइप क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। मतलब हर एलिमेंट को उसने एज अ स्ट्रिंग उठाया है और उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। सही, लेकिन अगेन वही तुम्हारी वाली बात, क्या कि सर मुझे तो इंटीजर चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पर एक तरीका होता है इसको यूज करने का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है pd डॉट टू न्यूमेरिक। अब ये क्या करेगा, न्यूमेरिक में कन्वर्ट करेगा, लेकिन किसको कन्वर्ट करवाना है, हमने कहा df, और df में से मुझे क्या चाहिए, फाइनल मार्क्स। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि भाई यहां पर एरर आ सकता है, क्या आ सकता है, एरर आ सकता है। अब उस एरर को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए, लेट्स सी, पहले कन्वर्ट करके देखते हैं क्या होता है। सॉरी, नाउ हियर यू कैन सी एरर, एरर कहां पर आ गया, एट दी फेल वाले के ऊपर। फेल क्या है कि भाई आप इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसे हैंडल करना पड़ेगा। हैंडल करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं, अगर आप पैरामीटर चेक करना चाहते हो किसी का भी, फॉर एग्जांपल, तो मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया था, वो था pd डॉट टू न्यूमेरिक, क्वेश्चन मार्क लगा दो तो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। हियर यू कैन सी हमारे पास एक पैरामीटर है जिसका नाम क्या है, एरर्स। यहाँ पर आप एरर्स के अंदर कोई चीजें डाल सकते हो, जैसे कि हियर यू कैन सी कोड्स में देखो क्या कह रहा है, अगर आप एरर के अंदर कोड्स डालते हो देन इनवैलिड पार्सिंग विल बी सेट एज नन। अगर आप यहाँ पर एरर के अंदर क्या प्रोवाइड करते हो, लेट्स सी क्या होता है। हमने इसको कहा एरर इक्वल्स टू कोड्स, सॉरी, नाउ
Here you can see कि हमारे पास ऑटोमेटिकली उसने फेल वाले को कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अगेन ये एक्चुअल डेटा के ऊपर नहीं आया है, तो आप इसको क्या करो, एक्चुअल डेटा को प्रोवाइड कर दो उसी तरीके से। Now let's see कि हमारे इंफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है। Here you can see that के फाइनल मार्क्स ऑटोमेटिकली फ्लोट न्यूमेरिक के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, बट जो वैल्यू हमारी यहाँ पर फेल थी, वो फेल को क्या हुआ, इस फेल का क्या हुआ, ये कैसे न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो गया। लेट्स सी, क्योंकि अभी तक तो ये एरर दे रहा था, अब क्या हुआ, हमने उसी एरर को हैंडल किया है। अब लेट्स सी, प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे df2 में आता क्या है। Now here you can see that कि हमारे पास वो फेल वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गई एंट्री डॉट नल के अंदर, और यू कैन से नल वैल्यू के अंदर। हुआ क्या कि जब हमने इसको कहा कि जिस पोजीशन पे एरर आता है उस एलिमेंट को आप कन्वर्ट करके इरेज करके उसकी जगह पर नल वैल्यू डाल दो, तो इसने क्या किया, उसकी जगह पर ऑटोमेटिकली नल वैल्यू डाल दी। अब जो वैल्यू आपकी तंग कर रही है वो नल हो गई। ठीक है, समझ आ गया कि अगर आपको कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा। फेल लिखा हुआ नहीं आया, क्योंकि देखो फेल तो वो तो स्ट्रिंग है ना। अब एक स्ट्रिंग आ गया मतलब सारे की पूरा कॉलम आपका स्ट्रिंग होगा, पर आप चाहते हो कि नहीं मेरा पूरा कॉलम क्या हो, इंटीजर या न्यूमेरिक रहे, सही है, न्यूमेरिक में आपको चाहिए। अब आप चाह रहे हो कि वो जो एक जगह है जहां पर वो स्ट्रिंग यूज हुई है उसका कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर आप उसको कन्वर्ट करोगे डायरेक्ट न्यूमेरिक में तो वो तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो नहीं हो सकता चेंज। तो हम क्या करें, उसकी जगह पे हमने क्या किया, उसको इरेज करवा के उसकी जगह पर नल लिख दिया। हमने कुछ भी नहीं किया, ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, टू न्यूमेरिक। हाँ, तो अब ये नल वैल्यू आपकी नल हो गई, अब इसको रिप्लेस करवा दो जीरो से, कोई इशू नहीं है। तो कैसे होगा मैं बताता हूँ आगे, फिर उसको कैसे करना है। इसको कहते हैं हम कोएरेज। अब इसको चेक करने के लिए आपके पास अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी भी चीज का पैरामीटर्स फाइंड करना है तो आप वही साथ में क्वेश्चन मार्क लगा के चेक कर सकते हो। ये हम नंबर के अंदर भी कर रहे थे। ठीक है, जब ने इसको प्रोवाइड किया तो हियर यू कैन सी कि इसने हमें कंप्लीट pd डॉट टू न्यूमेरिक की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी कि कौन कौन से पैरामीटर्स है, आर्ग्यूमेंट है, एरर्स है, उसके अलावा डाउनकास्ट है और डी टाइप बैकएंड है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास अब ये है कि हमें चेक करना है कि इरेज इस एरर्स के अंदर हम क्या दे सकते हैं, दे क्या सकते हैं। तो देने के लिए हियर यू कैन सी दैट इट इज शोइंग एवरी सिंगल थिंग कि आप क्या क्या चीजें इसके अंदर ऐड कर सकते हो। एक होता है इग्नोर, एक होता है रेस, एक होता है कोएरेज। ठीक है, डिफॉल्टली ये क्या है, रेस पर है। रेस का मतलब क्या होता है, जब आप एक्सेप्शन रेज करते हो, तो आपने देखा कि मैंने जब एरर यूज नहीं किया तो एक एक्सेप्शन आ गई, एरर आ गया, तो इसीलिए वो रेज हो गया। अगर आप उसको चेंज करते हो, आपने कहा इसको कोएरेज कर दो, तो ये क्या करेगा, दैट इनवैलिड पार्सिंग विल बी सेट एज नल। अगर आप इग्नोर करते हो तो क्या करता है, इनवैलिड पार्सिंग विल रिटर्न द इनपुट, तो वो आपको एक इनपुट रिटर्न करेगा। अभी इनपुट क्या रिटर्न करेगा वो हम आगे देखते हैं। फिलहाल इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, आप डाल सकते हैं। इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, आगे बढ़ो। नाउ सारे एग्जांपल्स हमने कर लिए। अच्छा, एक चीज, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज सीरीज, आप सीरीज कैसे बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक कंप्लीट कॉलम ऑफ फाइनल रिजल्ट्स। तो मैं कैसे निकालूंगा, उसी तरीके से आप करते हो जैसे आप नॉर्मली डिक्शनरीज के अंदर यूज करते थे, आपने उसी तरीके से करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या चाहिए,
फाइनल मार्क्स, तो आपने लिखा फाइनल मार्क्स, तो ये आपके पास एक कंप्लीट सीरीज बन गई। नाउ दिस इज सीरीज, दिस इज नॉट डेटा फ्रेम, ये डेटा फ्रेम नहीं है। नाउ दिस इज सीरीज। अच्छा, इसको निकालने का एक और तरीका भी है, अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, डॉट, तब भी आपके पास डायरेक्टली वो कॉलम आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, इट्स अप टू यू कि आपको क्या यूज करना है। नॉर्मली हमें से पहले वाला तरीका याद होता है, क्योंकि हम हर लिस्ट के साथ हर इटरेशन के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं सीक्वेंस के साथ हम ये काम कर रहे होते हैं। अगर आप ऐसे भी यूज करना चाहो तो इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, बाय जस्ट प्रोवाइडिंग द डायरेक्ट कॉलम नेम डॉट फाइनल मार्क्स। ठीक है, लेकिन अगर मुझे रो चाहिए तो मैं क्या करूँ, क्योंकि आपको पता है कि रो इंडेक्स के ऊपर है, उसको हम कहते हैं लोकेशन, लोकेशन 0। तो हियर यू कैन सी कि हमारे पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ चुकी है फर्स्ट रो की, जिसमें ये सारी चीजें बता रहा है कि पहली रो का नाम क्या है, फादर नेम क्या है, रिजल्ट क्या है, मतलब फाइनल मार्क्स क्या है, ग्रेड क्या है, एवरी सिंगल थिंग हैज बीन यू कैन से स्लाइस्ड फ्रॉम द डेटा, बट यहाँ पर हमने उसका रो निकाला। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सारी रोज चाहिए लेकिन सिर्फ उसका कॉलम फलाना चाहिए, ठीक है, तो आप एक तो वो तरीका है डायरेक्टली आप कॉलम निकाल सकते हो, आप दूसरा लोकेशन के थ्रू भी निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने इसको कहा ऑल रोज कॉमा क्या चाहिए, Now here you can see कि आपके पास सारी रोज और सिर्फ वही कॉलम आ गया। Now these are different techniques of slicing, आप अलग अलग तरीके से स्लाइस कर सकते हो, किसी भी तरीके से जैसे आपको समझ आए आप उसको यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको तकरीबन सारी स्लाइसिंग पहले भी हमने ये सारी कर चुके हैं, नंपाई के अंदर भी हमने यही स्लाइसिंग की हुई है, लिस्ट के अंदर भी हम स्लाइसिंग कर चुके हैं, उसके अलावा एरे के अंदर भी हम स्लाइसिंग कर चुके हैं। तो ये वही सेम तरीका है, इसको चेंज करने का आपकी मर्जी, आप जो तरीका यूज करना चाहते हैं। ठीक है, वही तरीका है, समझ में आ रहा है, इसमें कोई फर्क, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लाइसिंग में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं अभी भी, समझ आ रहा है ना ये तरीका। नाउ हियर यू कैन सी कि आपके पास सारी चीजें आ गई। अगर आप चाहते हो कि नहीं सारी नहीं, अच्छा एक और चीज, एक फंक्शन होता है जिसका नाम है हेड फंक्शन। रिमेंबर, जब आप हेड फंक्शन यूज करते हो, हेड फंक्शन क्या करता है, आपके डेटा का हेड मतलब इनिशियली टोटल 5 एलिमेंट मतलब 5 रोज आपको प्रिंट करेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो आपके पास वैसे तो 5 ही थी तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली आ गई, लेकिन कहने का मकसद अगर 5 से ज्यादा होती तब भी ये ऑटोमेटिकली सिर्फ और सिर्फ 5 रोज प्रिंट करता, ओनली 5 रोज। लेट्स सी, डेटा बढ़ा के चेक करते हैं। अब हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए, कितनी रोज हो गई, 10 15 20। ठीक है, मैं डायरेक्टली हेड पे जाता हूँ। Now here you can see that this head is only showing the starting 5 rows। अगर आप चाहते हो कि नहीं स्टार्टिंग में चाहिए मुझे आखिरी की 5 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हेड की जगह टेल कर देंगे। ये टेल क्या करेगा, ये लास्ट की 5 रो उठाना चाहिए इसको। इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, फंक्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हो। अच्छा एक चीज और है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये सिर्फ 5 ही दिखा रहा है क्योंकि 5 की जगह तो बाय डिफॉल्ट ही 5 ही दिखाता है, इसको अगर आप चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करेंगे वो हम आगे देखेंगे, फिलहाल इसमें कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। Now, how you can add a column or a row in a data frame? For example, अगर आप कोई रो ऐड करना चाहते हो डेटा फ्रेम के अंदर,
तो आप वो इजीली ऐड कर सकते हो सिंपली बाय प्रोवाइडिंग द नेक्स्ट रो, तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगी। कैसे आएगी, लेट्स सी दैट कि किस तरीके से आती है। और आप कॉलम की एडिशन भी कर सकते हैं उसी तरीके से जैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं। पहले मैं कॉलम की एडिशन करके दिखा देता हूँ आपको क्या हो रहा है। जैसे कि DF में हमारे पास क्या है, 1 2 3 5 कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू ऐड कॉलम 1 और एक नया कॉलम बनाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा DF। ई की जगह मैंने अगर यहाँ पे एफ लिखूंगा तो क्या एफ अवेलेबल है ऊपर? नहीं। मैंने इसको कहा इक्वल्स टू, करना क्या है कि कर्स में ऐड क्या करना है, DF A प्लस DF C। लेट्स सी क्या होता है, क्या कह रहा है? अच्छा वो ऊपर उसका कन्वर्ट किया हुआ है मैंने। अरे चेंज कर दिया। नाउ लेट्स सी। तो आपके पास एक नया कॉलम ऐड हो चुका है। इस नए कॉलम के अंदर आपने दोनों चीज दो कॉलम्स को आपस में ऐड करवा के स्टोर करवा दिया है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, आप इसी तरीके से अलग अलग कॉलम्स ऐड कर सकते हो, बट रिमेंबर वन थिंग, जब आप कॉलम ऐड कर रहे होते हो एट दैट टाइम आपने जो रो होती है, मतलब जो रो इंडेक्स है उसका ख्याल रखना। क्या कि फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल कितनी रोज है, लेट्स सी। यहाँ पर अगर मुझे इसका टोटल रोज निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, कैसे पता चलेगा टोटल रोज कितनी है? यहाँ तो आप काउंट कर रहे हो 2 रोज है। अगर मुझे वैसे निकालना हो तो शेप, वही शेप यूज कर सकते हो आप यहाँ पर भी। लेट्स सी शेप क्या कहता है, दिस शेप इज शोइंग दैट वी हैव 2 रोज एंड 6 कॉलम्स। तो रिमेंबर जब आप न्यू कॉलम इसके अंदर ऐड करोगे तो उसकी भी एलिमेंट्स वो होने चाहिए। अगर 10 रोज हैं तो फिर उसके एलिमेंट 10 होने चाहिए। अगर 20 रोज हैं तो उसके एलिमेंट भी 20 होने चाहिए, क्योंकि जब हम कॉलम ऐड करते हैं उसका मतलब होता है हर रो के अंदर वो कॉलम ऐड होता है, राइट? तो इसलिए हर रो के उस कॉलम के लिए हमें वैल्यू चाहिए होता है। ठीक है, अगर आप वो वैल्यूज को प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो उसको ऑटोमेटिकली नन कंसीडर कर देगा और सारी जो हमारी क्या होंगी, रोज होंगी, वो डिलीट हो जाएंगी या तो फिर नन हो जाएंगी। लैंड फंक्शन एलिमेंट सिर्फ सीरीज का दिखाता है, सिंगल डायमेंशनल। यहाँ पर जब आप निकालोगे तो यहाँ प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर ये सिर्फ रोज का बताएगा, बाकी नहीं बताएगा, कॉलम्स नहीं बताएगा। साइज आप यूज करके देखो क्या होता है। नॉर्मली हम शेप के जरिए यूज करते हैं। इस पर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। साइज सही चेक कर लो। हियर यू कैन सी साइज क्या बता रहा है आपको, टोटल नंबर ऑफ सेल्स बता रहा है, एलिमेंट्स नहीं बता रहा। टोटल नंबर ऑफ सेल्स 2 into 6 equals to 12। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमारे क्या है, 12। इज देयर एनी क्वेश्चन? तो मैं आगे बढ़ूं फिर, समझ आ गया? नाउ हियर यू कैन सी कि हमने यहाँ पर एडिशन करके न्यू कॉलम क्रिएट किया था, राइट? ऐसा ही है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमें खुद से कोई कॉलम प्रोवाइड करना है तो वो कैसे प्रोवाइड करना है? अगर आप खुद से कोई कॉलम प्रोवाइड करना चाहते हो तो वो कैसे प्रोवाइड करोगे?
फॉर एग्जाम्पल df2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास टोटल कितने कॉलम्स है 1 2 3 4। हम इसके अंदर एक और कॉलम ऐड करता हूँ और इस कॉलम को हम नाम देते हैं df2। इसके अंदर नाम क्या रखें, क्लास, क्लास रख देते हैं, ठीक है। एक क्लास का कॉलम मुझे इसके अंदर ऐड करना है, लेकिन मुझे डायरेक्टली ऐड करना है, तो मैंने क्या किया, एक पांडास की सीरीज जनरेट करता हूं। आप चाहो तो डायरेक्टली इस तरीके से भी ऐड करवा सकते हो, इट्स अप टू यू, बट मैं इसके अंदर फिलहाल एक क्या काम करता हूं, एक कंप्लीट पांडास की सीरीज जनरेट करता हूं, डॉट सीरीज। सीरीज के अंदर हम उसी तरीके से डेटा पास करते हैं जिस तरीके से, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सीरीज के अंदर हमेशा सिंगल डायमेंशनल डेटा होता है, तो हमेशा इसके अंदर आपने सिंगल डायमेंशनल डेटा देना है, मल्टीपल डायमेंशनल डेटा नहीं देना। अगर आप मल्टीपल डायमेंशनल डेटा दोगे तो फिर वो आप डेटा फ्रेम में दो एज कम्पेयर टू सीरीज, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, क्लास के अंदर मैंने रखा 12 11 10, बस मुझे इतना पता है। इंडेक्स नंबर मैंने इसको दे दिया, यह आ गया 0 1। लेट्स सी df2 में क्या होता है। नाउ हियर यू कैन सी दैट कि हमने इसको 0 1 एंड 4 इंडेक्स का नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, तो इसने क्या किया, वहां पर तो ऐड कर दिया, बाकी जितनी भी वैल्यूज थी सब के अंदर इसने क्या प्रोवाइड कर दिया, नन वैल्यू। जो अवेलेबल नहीं थी तो इसने ऑटोमेटिकली इसको नन कर दिया। यही सेम काम अगर आप नंपाई में करते हो तो क्या होगा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि numpy नीड द कंप्लीट लिस्ट, एक कंप्लीट लिस्ट चाहिए होगी उसको हर रो के लिए, तब ही वो उसके अंदर ऐड कर सकता है, अदरवाइज वो बोलेगा दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इस नन वैल्यू को नन कंसीडर नहीं करेगा या खुद से एक नन वैल्यू क्रिएट नहीं करेगा। इसी वजह से हम पांडास यूज करते हैं फॉर डेटा एनालिसिस। क्लियर, समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि हाउ यू कैन रीड डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस से कैसे करके। फिलहाल मैं एक ही सोर्स पे काम करूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दूंगा दूसरी सोर्सेस भी, लेकिन नॉर्मली आपके पास ज्यादा से ज्यादा एक्सेल की सोर्स से डेटा आता है या फिर CSV फाइल की सोर्स से डेटा आता है, इसके अलावा और कोई डेटा नॉर्मली नहीं आता है। लेकिन अगर आप लाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर जाना चाहते हैं ऑटोमेशन की तरफ, तो नॉर्मली क्या होता है, ऑटोमेशन के अंदर हमारे पास डेटा एज फाइल में अवेलेबल नहीं होता। हमें क्या करना होता है कि जैसे कि हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर कोई डेटा अपलोड हुआ हुआ है, आपको वहां से गेट करना है, तो वो टेबल की फॉर्म में होगा वहां पर, या तो फिर वहां पर किसी टेक्स्ट की फॉर्म में होगा। अगर आप उस तरीके से वहां से गेट करना चाहते हो, मैं उसका भी थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दे दूंगा, लेकिन उसकी फिर उसमें ये होगा कि कुछ अलग लाइब्रेरीज यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। वो मैं थोड़ा सा करके दिखा दूंगा आपको, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए ऑटोमेशन में कैसे काम करते हैं। अच्छा, अभी जाने से पहले ना मुझे याद दिलाना, मेरे पास थोड़ी बहुत, मैं 3-4 इंटर्नशिप लेकर आया हूँ, तो आप जाएं अप्लाई करें उसमें। अच्छा, ये इंटर्नशिप उनके लिए जिनके पास जॉब नहीं है, मतलब पारित बेटे, क्योंकि ये फिजिकल इंटर्नशिप है फिलहाल। अभी मेरे पास वो मुझे अभी मिली नहीं है, क्या कहते हैं, ऑनलाइन या फिर रिमोट इंटर्नशिप नहीं मिली, लेकिन जो फिलहाल बैठे हुए सारे वो अप्लाई करें। अगर एक का भी हो गया तो चलो अच्छी बात है, या किसी का हो जाएगा। तो जाने से पहले मुझे याद दिलाना, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। भूलने की आदत हमारी बहुत जरूरी है। ये समझ में आ गया, इसमें कोई सवाल तो नहीं। नाउ वी हैव अ फंक्शन नेम्ड एज pd.read CSV। क्या हो गया, अभी है टाइम, 2 मिनट है, तो ये करने का इसमें फिर उसके बाद, क्योंकि तुम लोग आते हो फिर टाइम नहीं होता हमारे पास नमाज के बाद। अच्छा, ये फंक्शन आप लोग एक दफा देख लें, क्योंकि देखें आपका जो नेक्स्ट वीक का टास्क होगा वो इसी के ऊपर होगा, तो इस फंक्शन को जरा ध्यान से देख लें। नाउ द फंक्शन इज pd.read CSV। दिस फंक्शन इज बेसिकली, व्हाट डज दिस फंक्शन डू, पहले हम इसमें देखते हैं इसके हमारे पास पैरामीटर्स क्या क्या है।
यहाँ पर आप देख सकते हो दिस ऑल आर बेसिकली पैरामीटर्स ऑफ td.csv। कौन कौन से पैरामीटर्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास होता है डेलीमीटर। दिस डेलीमीटर मुझे पहले भी हमने यूज किया। डेलीमीटर किसके लिए यूज किया है? जो सेपरेटर होता है, जब आप CSV की फाइल यूज करते हो, जो सेपरेटर अगर आप कॉमा से करना चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट ये कॉमा ही होता है, पर अगर आप चाहोगे चेंज करना तो आप उसको चेंज कर सकते हो। फिर हम आते हैं इस पे हेडर। हेडर क्या होता है कि आपके पास क्या हेडर अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपने एक वर्ड यूज देखा होगा इन्फर का। ये इन्फर वर्ड क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल एक काम करते हैं, एक मिनट रुक जाओ, ये जो हमने ऊपर बनाई थी इसको दोबारा रन करते हैं और फ्लोट की जगह यहाँ पर हम स्ट्रिंग कर देते हैं। ये फ्लोट की जगह क्या हो गई? स्ट्रिंग हो गई। नाउ हियर यू कैन सी कि हमारे पास एक ही क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। डेटा टाइप क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि ये काम पांडास खुद करे, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करे कि इसका क्या पॉसिबल बेस्ट डेटा टाइप हो सकता है, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, उसको हम कहते हैं इन्फर ऑब्जेक्ट का। ये क्या करेगा? ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि भाई अगर फॉर एग्जांपल ये ए कॉलम है, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग नहीं, इसका डेटा टाइप इंटीजर होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और उसका वो डेटा टाइप बना देगा। तो इस इन्फर का मतलब क्या होता है बेसिकली कि वो ऑटो डिटेक्ट करता है। क्या ऑटो डिटेक्ट करता है? कि जो आपके हेडर्स है, मतलब कॉलम्स है, हेडर्स है, इनका डेटा टाइप क्या होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं नेम से आपके पास, उसके अलावा इंडेक्स कॉलम्स है, उसके बाद आपके पास यूज कॉल है, उसके बाद डी टाइप है, इंजन है, कन्वर्टर्स है, ट्रू वैल्यू है, फॉल्स वैल्यूज है, स्किप है, स्किप रो है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और हर चीज का आपको यहाँ पर बताया भी जा रहा होगा कि सेपरेटर क्या करता है, डेलीमीटर क्या करता है, हेडर में आप क्या क्या चीजें डाल सकते हो, नेम में क्या चीज डाल सकते हो। एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल हियर। इफ यू वांट सम सजेशन या आप कोई चीज भूल जाते हो तो आप यहाँ से उसको रिव्यू कर सकते हो। ऑटोमेटिक हो रहा है। वहां पर क्या हो रहा है कि हमें चीजों को खुद से सॉल्व करना पड़ रहा है, खुद से ठीक करना पड़ रहा है। जैसे कि मैंने अभी अभी एग्जांपल दिखाया कि वो फेल वाला ऑब्जेक्ट वहां पे आ रहा था, उसको मैं अगर नंपाई से डिलीट करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वन बाय वन जाना पड़ेगा एक एक एलिमेंट के पास, फिर ढूंढना पड़ेगा ये फेल कहां पर है। जब ये मिल जाएगा फिर इसको चेंज करना पड़ेगा जीरो या नन वैल्यू के अंदर, फिर जाके मुझे पूरे के पूरे कॉलम को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ क्या किया मैंने? कहा भाई चेंज करो, कुछ भी हो चेंज करो। हाँ, आई समझ में? इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। अब आते हैं हम रीड CSV में। क्या करना है आपने? सबसे पहले इसको अपनी फाइल का नाम देना है। अच्छा, क्योंकि ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली, तो df, या एक काम करता हूँ माई df CSV। कोई एक मैंने अभी डाउनलोड किया था, मैं देखूँ काम किया, कैलोरीज का। कैलोरीज डॉट, सॉरी, नाउ लेट्स सी माई df के अंदर क्या आता है। Now here you can see every single thing has been stored here। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 169। मुझे सिर्फ शुरू की 5 चाहिए, तो मैंने क्या यूज करूंगा यहाँ पे? हेड डॉट हेड। तो आपके पास ऑटोमेटिकली शुरू की 5 यहाँ पर शो कर देगा ये, शुरू की 10। नाउ यू कैन से कि सर हेड बाय डिफॉल्ट क्या उठा रहा है? शुरू की 5। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। आप क्या करो, डायरेक्ट प्रोवाइड कर दो, मुझे 10 चाहिए तो 10 दे देनी है, मुझे 2 चाहिए, आप इसको बोल दो कि भाई मुझे 2 चाहिए, तो आपने खाली यहाँ पे प्रोवाइड करना है 2, तो ये क्या करेगा? ऑटोमेटिकली 2 दे देगा।
अगर आपको आखिरी की 5 चाहिए तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसको हटा दो, आपको चाहिए टेल चाहिए, आपको लिखा टेल, तो ऑटोमेटिकली वो आपको लास्ट 5 बता देगा। और देखो इंडेक्स ही बता रही है आखिरी की 5 है। 15 मिलते हैं तो आपके पास शुरू से लेकर 15 की वैल्यू होगी। अच्छा, इसकी जरूरत क्या होती है हेड की? देखिए आपके पास डेटा मैंने क्या कहा मिलियंस में होता है, अब वो पूरा का पूरा डेटा अब यहाँ पे थोड़ी शो करवाओगे, हमें चाहिए शुरू की 5 लाइन ताकि हमें पता चले डेटा किस तरीके से सेपरेट हुआ है या किस तरीके से बना हुआ है, ताकि हमें उस चीज का अंदाजा हो जाए। अब हियर यू कैन सी दैट कि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई, हमें पता चल गया कि भाई इंपोर्ट भी कर लिया, आपकी फाइल भी इंपोर्ट हो गई, और साथ में हेड से आप ये चेक भी कर सकते हैं शुरू की 5 वैल्यूज क्या है। ठीक है, अब आप इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो अगर आप परफॉर्म करवाना चाहो। ठीक है, फिर आप नमाज पढ़ के आ जाए, फिर थोड़ा सा इसके ऊपर एक दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और एक फंक्शन है वो देखते हैं, उसके बाद फिर आप जा सकते हैं। हाँ वो याद दिलाना। अच्छा यहाँ देखें अब दोबारा, अभी आपने एक चीज नोट की कि जब मैंने इसको डायरेक्टली डीएफ यहाँ पर प्रिंट किया है, तो आप एक बात नोट कीजिए यहाँ पे, ये हमें कंप्लीट रो शो नहीं करवा रहा, राइट। ये क्या कर रहा है, शुरू की 5 शो करवा रहा है, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर उसके बाद आखिरी की 5 शो करवा रहा है। बेसिकली आपके पास कंप्लीट रोज शो नहीं करवा रहा। अगर आप चाहते हो इन एनी केस कि आप कंप्लीट रोज देखना है कि भाई मुझे कंप्लीट रोज चेक करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, तो आपके पास एक सेटिंग होती है जो होती है pd डॉट ऑप्शंस डॉट डिस्प्ले डॉट मैक्स रोज। लेट्स सी कि ये हमारे को क्या बताता है। क्यों नहीं दे रहा, ओ सॉरी, तो ये आपको बता रहा है टोटल इसमें कितनी भाई 60 रोज जो है ये आपको शो करवा रहा है। अच्छा मुझे यहाँ पर शो करवाना है इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ 99999, तो मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी। लेट्स सी क्या होता है अगर मैं यहाँ पे माय डियर प्रिंट करता हूँ। Now here you can see all the values or all the rows has been shown here. पहले क्या था आपके पास सिर्फ शुरू की मतलब टोटल 60 एलिमेंट मतलब सेल्स आपको शो करवा था, पर आप कह सकते हो शुरू की 5 एलिमेंट मतलब रोज, आखिरी की 5 रोज शो करवा रहा था। लेकिन अब आपने एक बात क्या किया, हमने इस ऑप्शन को चेंज कर दिया, हमने कहा मैक्स रोज अब हमारे पास ये 99999, मैंने मतलब एक मैक्सिमम एक नंबर दे दिया है कि जितना मेरे पास रोज हो सकती हैं वो सारी रोज आप यहाँ पर शो करवाओ। अब इससे देखो 168 रोज का कंप्लीटली आपको यहाँ पर शो करवा दी है। इन एनी केस के अगर आपको शो करनी है, अगर आप चेक करना चाहते हो सारी की सारी रोज, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो बाय जस्ट चेंजिंग दिस ऑप्शन व्हिच इज pd डॉट ऑप्शंस डॉट डिस्प्ले डॉट मैक्स रोज। ठीक है, अगर आप चाहते हो इसके बारे में कुछ नॉलेज लेना तो आपको यहाँ पर वही सेम चीज है कि आपको बताएगा कि भाई हमारे पास जो है ऑप्शंस है, उसके बाद उसके अंदर अगर आप चाहते हो डिस्प्ले, डिस्प्ले क्या है, ये भी एक बेसिकली यू कैन से क्लास है। इस डिस्प्ले में से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैक्स रोज, तो आप उस मैक्स रोज के पैरामीटर को चेंज कर सकते हो। इज दैट क्लियर कि मैक्स रोज का पैरामीटर कैसे चेंज हो रहा है। अब देखो हमने क्योंकि उसको चेंज कर दिया तो हमारे पास रोज कितनी हो गई 999, तो बेसिकली आपको ये सारी रोज शो करवा रहे हैं। इस पर कोई सवाल है? अच्छा अब आते हैं हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं डिस्क्राइब फंक्शन। डिस्क्राइब फंक्शन बेसिकली क्या होता है, हाउ डज द डिस्क्राइब फंक्शन वर्क। आपने एक बात नोट की कि जब हम पहले डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे थे तो हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे, जैसे कि मीन वैल्यू निकाल रहे थे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे थे, उसके अलावा मैक्स वैल्यू निकाल रहे थे, मिन वैल्यू निकाल रहे थे। तो बेसिकली हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे सेपरेटली। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका जो डेटा सेट है उसके ऊपर ये ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएं और उसकी वैल्यूज आपके पास आ जाएं, तो आपके पास एक फंक्शन है, इसका नाम है डिस्क्राइब फंक्शन डॉट।
Now here you can see this describe function, अगर आप इसको यूज करते हो, this describe function shows every single information here. Here you can see that कि हमारे पास एक कॉलम है जिसका नाम है ड्यूरेशन. ड्यूरेशन कॉलम का काउंट कितना है? 169. इस ड्यूरेशन कॉलम की मीन क्या है? 63. इस ड्यूरेशन कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? 42. इस स्टैंडर्ड डेविएशन का मिन मतलब मिन वैल्यू कौन सी है? 15. इसी स्टैंडर्ड डेविएशन का जो 25% जो वैल्यूज है वो कौन सी हैं? 45. इसी के अंदर जो 50% वैल्यूज है, इसी के अंदर 75% वैल्यूज आपको ये बता रहा है. उसके अलावा आपके पास मैक्स जो नंबर आ रहा है वो बता रहा है. ठीक है, पूरे डेटा को इसने डिस्क्राइब किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम्स. मतलब अगर ये सारी इंफॉर्मेशन ये जो दे रहा है, काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये ड्यूरेशन कॉलम का है, ये पल्स कॉलम का है, ये मैक्स पल्स कॉलम का है, ये कैलोरीज कॉलम का है. क्योंकि जो हमारा डेटा सेट था वो था यही कि कैलोरीज के हिसाब से था. आप चाहोगे अपना डेटा सेट देख सकते हो. तो कहाँ गया? Here you can see that in our data, this data basically contains some columns with the duration, pulse, max pulse and calories. और यहीं पर आपके पास ये बिल्कुल सारी वैल्यूज बता रहा है. अब हमें ये पता है कि जो हमारी 25% वैल्यूज हैं वो क्या है? 45 की वैल्यूज है. जो हमारे पास 50% वैल्यूज है वो क्या है? 60 की. जो हमारे पास 75% वैल्यूज है वो क्या है? 60 की वैल्यूज है. मतलब अगर आप चाहते हो ये चेक करना, फॉर एग्जांपल जब आप सर्वे करते हो, एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीक में, कोशिश करूंगा कुछ सिनेरियोस लेकर आऊं या फिर केस स्टडीज लेकर आऊं. आप सब ने क्या करना है? ग्रुप्स बनाना है. ठीक है, 5-5 के ग्रुप्स बना लेंगे. आपने करना क्या है? उनके ऊपर आपने घर जाके, या क्लास से भी कर सकते हो, आप घर पे भी जाएं, दोस्तों से भी आप क्या करें? सर्वे ले लें. उसका जब आप सर्वे ले लें तो सर्वे कैसे काम करता है आपको पता होना चाहिए. मेरे ख्याल से पता होगा काफी लोगों को कि सर्वे कैसे काम करता है. सर्वे में कुछ ऑप्शंस, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम कहते हैं क्वेश्चनियर. उस क्वेश्चनियर के कुछ ऑप्शंस होते हैं, आपको पता होगा, जैसे कि एग्री, डिसएग्री, कंप्लीटली एग्री, राइट. इस तरह के ऑप्शंस होते हैं. अब आप ये चेक करना चाहते हो कि कितनी % आवाम ने इस सवाल के नाम पर एग्री किया है. एक फॉर्म बना लीजिएगा. कहने का मतलब आप अगर ये चेक करना चाहते हो कि कितने % लोगों ने इस सवाल को एग्री किया है, कितने % लोगों ने इस सवाल को डिसएग्री किया है, कितने % लोगों ने इस सवाल को जैसे कंप्लीटली एग्री किया है, तो बेसिकली ये सारी इंफॉर्मेशन आप इस डिस्क्राइब फंक्शन के थ्रू निकाल सकते हो. वरना फिर आपको सेपरेटली ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम वैल्यूज कितनी आ रही हैं और कौन सी आ रही है. ये क्या बता देगा आपको कि जैसे कि 25% इसने बताया 45 की वैल्यूज है. आपके सर्वे के अंदर अगर आपके पास ऑप्शन ए है तो वो बता देगा कि भाई कितने % लोगों ने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया है, कितने % लोगों ने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया है, कितने % लोगों ने ऑप्शन डी सिलेक्ट किया है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरी सिंगल क्वेश्चन, राइट. तो ये काम करता है जब आप किसी सर्वे पे काम कर रहे हो या फिर आप कोई भी क्वेश्चनर बनाते हो और उसके ऊपर भी परफॉर्म करना चाहते हो. उसके अलावा और भी चीजें जैसे कि मिनिमम एंड मैक्सिमम. फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं चेक करना कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है या फिर उसके रिजल्ट्स हैं, हमें चेक करना है कि भाई मतलब मिनिमम वैल्यूज किसकी है, तो वो भी आपको बता देगा कि भाई मिनिमम वैल्यू कौन सी है. उसके बाद ये बता देगा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है. मेन लोकेशन निकालना हो मतलब सेंट्रल पॉइंट निकालना तो वो भी निकाल के दे देगा ये. इसके अलावा काउंट भी है तो काउंट भी आपको ये प्रोवाइड करता है. ये फंक्शन पढ़ाने का मकसद मेरा ये था कि जो आप नेक्स्ट जो आपने काम करना है, जो मैं आपको टास्क दूंगा उसमें आपने यही सारी चीजें निकालनी होंगी, तो आप पांडास के थ्रू इस तरीके से निकाल सकते. ठीक है. एक और चीज, एवरी सिंगल चीज के लिए अलग से भी फंक्शन बना हुआ है, तो अगर आप वो भी यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं. जैसे कि मीन के लिए तो आपके पास मीन के लिए अलग फंक्शन बना हुआ है, आप चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है ड्यूरेशन.
ठीक है, इसी को उठा लेते हैं। मैंने कहा माई df डॉट ड्यूरेशन डॉट मीन, तो देखते हैं क्या निकलता है। तो यहाँ पर देखो इसने बता दिया मीन वैल्यू क्या है 63.8, तो यही आपकी मीन वैल्यू यहाँ पर भी है। इसी तरीके से अगर आप इसको सेपरेटली स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहो तो आप वहां से भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं इसी डिस्क्राइब से सेट करना है तो आप डिस्क्राइब से भी ले सकते हो। जैसे कि इससे तो सबका निकाल के दे दिया ना, हर जितने भी आपके कॉलम से सबका निकाल के दे दिया है। ठीक है, अगर आप चाहते हो इसमें से तो आप यहाँ से भी दैट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं, चला के देखते हैं क्या होता है। मैंने इसको कहा मीन, तो इसमें देखो मुझे मीन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि कह रहा है कीवर्ड मीन इज नॉट अवेलेबल। क्यों? क्योंकि हमने कॉलम नहीं देना, हमें रो देना है। तो हमने इसको कहा डॉट लोकेशन, तो आप देखो इसने मुझे सबकी मीन निकाल के दे दी। ठीक है, तो क्योंकि रो थी तो लोकेशन मीन, तो उसने सारी सबकी मीन से यहाँ पे आपको अलग करके दे दी। अगर आपको मीन नहीं है, आपको मीन की जगह चाहिए काउंट, तो आप काउंट भी यहाँ पे निकाल के देख सकते हो, तो इसने आपको काउंट दे दिया। अगर आप नहीं चाहते हो कि भाई मीन भी हो काउंट भी हो सारी चीजें हो, तो आप यहाँ पर कॉमा लगा के वो भी डाल सकते हो। तो बेसिकली आपके पास सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। क्या होता है? हाँ, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होता तो राइट, तो उस पर नहीं निकालता ना उसकी मीन। देखते करके देखते हैं क्या होता है। हमारे पास एक बना हुआ था ना ऊपर ये वाला, हाँ इसी में करके देखें, df2 को करके देखें, df2 डॉट डिस्क्राइब, लेट्स सी क्या आता है। हियर यू कैन सी ओनली क्लास के अंदर निकालेगा। क्यों? क्लास के अंदर थी, लेकिन यू कैन से कि सर फाइनल मार्क्स भी तो थे। पहले चेक करो उसकी इंफॉर्मेशन क्या है ताकि हमें पता चले। लेट्स सी df2 डॉट इन्फो, तो ये देखें आपका फाइनल मार्क्स अभी भी ऑब्जेक्ट में है, क्योंकि मैंने वो ऊपर वाला इसको दोबारा चला दिया था, तो मैंने उसको कन्वर्ट नहीं किया था। उसको कन्वर्ट कर लेते हैं न्यूमेरिक में। कहाँ गया इन्फो? अभी हो गया फ्लोट में फाइनल मार्क्स भी आप डिस्क्राइब करो, तो ये देखें फाइनल मार्क्स भी निकाल के दे दिए उसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड डेविएशन 0 वाली है। क्यों? क्योंकि सबकी 80 थी वैल्यू, अगर वो चेंज होगी तो ही तो आपको नजर आएगा। मैंने कल जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन समझाया था उसका मकसद क्या था कि कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर आपका सारा डेटा रिलाय करता है। अब आपने देखा आपका 0 स्टैंडर्ड डेविएशन पे सारा का सारा डेटा रिलाय कर रहा था। क्यों? क्योंकि सबकी वैल्यू 80 थी, तो मीन लोकेशन क्या है उसकी 80, तो सारा का सारा डेटा सेंट्रल पॉइंट में ही पड़ा हुआ है, इधर उधर तो जा ही नहीं रहा। जब वो इधर उधर होगा तब आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू चेंज होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, मार्क्स किसी के 80 की जगह हमने कर दिया 30, इसको कर दिया 30 नहीं 30 नहीं 40, इसको कर देते हैं 60। लीनियरली का मकसद नहीं है, मतलब एक ही डेटा है तो जाहिर सी बात है वो 0 ही देगा। चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, नीचे ले आओ, इसको भी चेंज कर दो। अब निकाल दें, तो अब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन देखें चेंज हो चुकी है। ठीक है, वो क्लास वाला इसलिए गायब हो गया क्योंकि मैंने क्लास वाला रखी नहीं किया। लो, अब सही ये क्लास वाला भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गई 15.7। तो बेसिकली आपका जो डेटा होगा वो कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर रिलाय कर रहा होगा वो आपको मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था। अब यहाँ पे 15 है फॉर एग्जांपल, तो अगर आप 15 का एक जंप लगाओ इस तरफ मीन लोकेशन से, मीन लोकेशन क्या है इसकी 72 राइट। 15 का राइट साइड पे जंप लगाओ, कितना हो जाएगा 72 प्लस 15 87, इतना ही 15 राइट लेफ्ट साइड लगाओ तो क्या होगा
57। अब आप देखो इसी एक ही के दरमियान आपका सारा डेटा आना चाहिए या दो के दरमियान आपका सारा डेटा आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने 30 60 इतना ही रखा है, तो आपका कॉस्ट में सारा डेटा आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमारा डेटा बिल्कुल कंप्लीटली सही तरीके से काम कर रहा है, कोई इसमें आउटलायर नहीं है। लेकिन अगर इसमें आउटलायर होगा तो वो भी आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, अगर आपको वैल्यूज के अंदर कोई बिल्कुल चेंज चालू करेगा, आउटलायर आ जाएगा तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आपके पास कोई आउटलायर है। नहीं तो चेंज होगी ना, जाहिर सी बात है। जब आपके पास एकदम बिल्कुल एक वैल्यू भी बिल्कुल कंप्लीटली चेंज जाएगी तो मीन वैल्यू भी चेंज जाएगी, जो हम करके देख चुके हैं वैल्यू। ठीक है, इसमें कोई सवाल तो आप पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन? आज के लिए इतना